Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic induction, training and development, job analysis and evaluation and compensation management. So हम HRM का जो अपना हाफ पार्ट बचा हुआ था वो कवर कर रहे हैं. उससे पहले का पार्ट हमने कवर कर लिया जिसके अंदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हमने डिस्कस किया है. सो इस वीडियो के बाद हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी, देन हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे. सो UGC नेट JRF मैनेजमेंट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैनेजमेंट का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे. पेपर 1 की यूनिट सेकंड हम कर रहे हैं. यूनिट 1 हमारी हो गई है और ये यूनिट सेकंड की लास्ट वीडियो है. इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट थर्ड. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले इंडक्शन होता क्या है. सो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज आपने HRM का स्टडी किया है, तो HRM क्या होती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करें, यानी कि नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए एम्प्लॉयज़ को आप लाना चाहते हो. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, आपको 2 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है. तो उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करते हो. यानी कि आप ये निकालते हो कि वैकेंसी है, फिर आपको एप्लीकेशन रिसीव होती हैं. तो जब आपको एप्लीकेशन रिसीव होती हैं उसमें से अब आपको 2 चाहिए थे. ऐसा तो नहीं है कि अगर 100 एप्लीकेशन आएंगी तो 100 के 100 को आप रख लोगे, नहीं. उसके लिए आप क्या करते हो, सिलेक्शन प्रोसेस करते हो. यानी कि जितनी एप्लीकेशन आई है अब उनमें से आप सेलेक्ट करोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे फिट एम्प्लॉय कौन हो सकता है. अब जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके वर्क करेंगे. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो आते हैं फॉर फर्स्ट टाइम तो वो नर्वस भी होते हैं, हेजिटेट भी होते हैं. तो उनके लिए जो प्रोग्राम रखा जाता है वो है इंडक्शन प्रोग्राम, जिसे हम ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं. सो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट. It is mainly designed to provide information to new employees so that they can function comfortably. यानी कि जो नए एम्प्लॉयज़ हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किए हैं, जिनको हमने सेलेक्ट किया है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलैक्स्ड फील करें, कंफर्टेबल फील करें, उसी को हम बोलते हैं इंडक्शन. अब इंडक्शन के टाइम हम करते क्या हैं, जो नए एम्प्लॉयज़ हमने सेलेक्ट किए हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. उन्हें बताते हैं कि उनके कलीग्स कौन हैं, उनके साथ कौन कौन काम करेगा, उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, सो दैट वो कंफर्टेबल हो जाएं और वो ये फील करें कि अब वो आराम से काम कर सकते हैं. इसीलिए हमारा इंडक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है. इट इज़ अ प्लान इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब कंपनी कलीग्स टू द न्यू हायर्स. यानी कि जो न्यू हायर्स हैं, नए एम्प्लॉयज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक प्लान्ड इंट्रोडक्शन देना अपनी उसकी जॉब का, आपकी कंपनी का, उनके कलीग्स का, यानी कि किसके साथ आप काम करने वाले हो, क्या काम करने वाले हो, किस कंपनी में काम करने वाले हो, सारा एक इंट्रोडक्शन उन्हें देना ही हमारा इंडक्शन होता है ताकि वो हर चीज़ से यूज टू हो जाएं. इंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग न्यू एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम वेलकम करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो इंडक्शन का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो इंडक्शन का मीनिंग क्या है, जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, कलीग्स के रिगार्डिंग, सो दैट वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील करें और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या कनेक्टिविटी आ जाए. इसीलिए हम इंडक्शन प्रोग्राम रखते हैं. अब जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसके फीचर्स क्या हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू ओवरकम नर्वसनेस. कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पहले, तो इनके ऑब्जेक्टिव हैं कि वो नर्वसनेस को कम करें. ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, आप अपना ही एग्जांपल लेके चलो. अगर आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हो, जो आपका फर्स्ट डे होगा, जब आप जा रहे होगे तो आप ऑब्वियसली नर्वस होगी, बिकॉज वहाँ आप पहले नहीं गए हो, आपने पहले काम नहीं किया है, या आपके लिए वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हर कोई नर्वस होता है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन प्रोग्राम करती ही इसीलिए है कि जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनकी नर्वसनेस को कम किया जा सके, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके. यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया जा सके, उनके अंदर ये बिल्ड किया जा सके कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन के हमारे केयर करती है और अगर हमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इश्यू होगा तो वो हमें क्लियर करेंगी. फर्स्ट डे ही उन्हें ये फील करा देना कि वो वर्थफुल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सब उनके साथ काम करने वाले बहुत ही सोशल हैं और सब उन्हें केयर करते हैं, सब उनके लिए मैटर करते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं. सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, नर्वसनेस को कम करने के लिए ही इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. इंडक्शन प्रोग्राम क्यों किया जाता है, ताकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट की जा सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कनेक्शन बनाया जा सके. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और वो आपका फर्स्ट डे है, फिर भी आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपके पास कोई आ नहीं रहा, सिर्फ आपको बता दिया यहाँ आपको काम करना है और आप काम किए जा रहे हो, ना आपने किसी ने आके आपसे बात की, ना किसी ने आके आपसे कुछ पूछा, ना किसी ने ये पूछा कि आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या सोचते हो, आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड आता है.
और आपकी वो कनेक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ नहीं पाती। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी कनेक्टिविटी बैठे, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो जो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसका एक अच्छा कनेक्शन और रिलेशन बन जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इंडक्शन प्रोग्राम करना पड़ता है। रिमूव फॉल्स एंड नेगेटिव इंप्रेशन, बिकॉज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपने अपने फ्रेंड से पूछा होगा या फिर वहाँ ऑलरेडी जो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो पहले थे, कहीं ना कहीं से आपने इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश की है कि भाई वहाँ मेरी जॉब लगी है तो कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे कैसे लोग हैं। तो कई लोग क्या होते हैं, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। वो जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत बताएंगे, बैड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बट एक्चुअल में वैसा नहीं भी होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन को इंडक्शन प्रोग्राम हेल्प करता है कि वो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सके, सो दैट अगर एम्प्लॉयज़ के माइंड में किसी ने कुछ नेगेटिव इंप्रेशन डाल भी रखा है तो रिमूव किया जा सके। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन, हमने देखा कि इंडक्शन प्रोग्राम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट हैं इंडक्शन प्रोग्राम करने के। फर्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन होगा, बिकॉज अगर आप न्यू कमर्स आ रहा है उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो वो भी इनिशिएट दिखाएंगे, आप बोलोगे तभी वो बोलेंगे, बिकॉज वो क्या सोचते हैं कि हम तो नहीं हैं, अगर पहले से कोई स्टार्ट करेगा तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सो टू वे कम्युनिकेशन होगी, इनफॉर्मल रिलेशन आप बिल्ड कर पाओगे, बिकॉज अगर आप किसी से जाके बात कर रहे हो देन आप उनसे ये बता रहे हो कि ये सब आपके कलीग्स होंगे, आपको ये काम परफॉर्म करना है, आपको कोई ये कहने वाला है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, तो एक काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। सो इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस पे। गिव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कि इंडक्शन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक एग्जैक्ट, एक्यूरेट और सही अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सके जो रिक्वायर है, सो दैट वो जो नेसेसरी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में है वो रिमूव हो जाए। गेन कमिटमेंट, बिकॉज हमारा इंडक्शन प्रोग्राम क्या करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है, एम्प्लॉय का एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अपने जो एम्प्लॉय है उसकी कमिटमेंट गेन कर सकते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100% एफर्ट्स डालेगा। ग्रीवियंसेस हैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है या किसी को कोई भी कन्फ्लिक्ट है, इशू है, उसकी हैंडलिंग की जा सकती है, बिकॉज इंडक्शन इज़ ऑल अबाउट कि कैसे आपको काम करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप किससे कंसल्ट कर सकते हो। देन रिड्यूस हेजिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली अगर वो उसकी नर्वसनेस वगैरह को कम करता है तो उसकी हेजिटेशन कम हो जाती है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल वे में वर्क कर सकता है। कंटेंट ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, कि इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टू द एम्प्लॉयज़। सो फर्स्ट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी, कि कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कब आई थी और सारा ही डिटेल में बता रहे हैं, एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दी जाती है कि कब से हम इस्टेब्लिश्ड हैं, कब से ये काम किया जा रहा है। देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ कंपनी, कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती है, कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को सर्व करती है। लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, कि वो जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, फॉर एग्जांपल फाइनेंस है, मार्केटिंग है, जिस भी पर्टिकुलर या एसोसिएटेड डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ है, उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस रूट उन्हें बता दिया जाता है, सो दैट उनके लिए ईजी हो जाए रीच होना। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, की कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, टोल स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉपिक में, कि हमारा टोल स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्लेस ओरिएंटेड है, कैसा स्ट्रक्चर है ये उन्हें डिटरमाइन किया जाता है, सो दैट वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या है, ओवरऑल पॉलिसी क्या है, जो जनरल रूल्स गाइडलाइंस हैं जो हर किसी को फॉलो करनी है वो बता दिए जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, ये हमारे नए एम्प्लॉय को बताया जाता है, बिकॉज उसे पहले से नहीं पता कि यहाँ क्या चीज़ें सही हैं, क्या नहीं है, क्या अलाउ है, क्या नहीं है, तो वो बताने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अपने इंडक्शन प्रोग्राम में ऐड करना होता है। सेफ्टी मेजर्स, कि जब आप काम करोगे तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये स्पेशली उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जिन्हें फिजिकल वर्क करना होता है, यानी कि जो मशीन पे वर्क करेंगे, इक्विपमेंट पे वर्क करेंगे। सो उनके सेफ्टी मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन उनकी सेफ्टी के लिए कितनी कंसर्न है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स, इक्विपमेंट उनके लिए रखे हुए हैं, सो दैट वो ये फील करें कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर रही है। डेली वर्क रूटीन, यानी कि नॉर्मल ऑपरेशंस क्या होंगे, डेली उनका क्या काम रहेगा, क्या बेसिक काम है जो उन्हें रोज करना है, एक्स्ट्रा को हटा के एडिशनल वर्क कभी मिल सकता है, बट डेली का वर्क रूटीन कैसा रहेगा ये बताया जाता है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग, की क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, और आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ इंडक्शन, या कि इंडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं या इंडक्शन के ओरिएंटेशन के टाइप्स क्या होते हैं।
सो हमारे 4 टाइप होते हैं, यही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन्हें आप मेंशन कर लें, इन्हें आप कहीं ना कहीं नोट कर लें। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरिएंटेशन, इनसे इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं और मीनिंग भी पूछा जा सकता है, यानी कि एक स्टेटमेंट दे दी और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, सीरियल एंड डिस्जंक्टिव, इन्वेस्टर एंड डाइवेस्टर, काफ़ी इजी हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरिएंटेशन, नेम ही सजेस्ट कर रहा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ओरिएंटेशन का मतलब है कि ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना जो पहले से पूरा प्लान किया गया है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2 नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया, तब उन्होंने बैठ के एक मीटिंग में प्लान किया है कि जब वो आएंगे तो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाएगा, वो कितने घंटे तक चलेगा, उसके अंदर हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कौन कौन प्रेजेंटेशन देगा, कितनी प्रेजेंटेशन होंगी, स्लाइड पहले से प्रिपेयर की जाती है, सब कुछ जब पहले से प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइन किया जाता है, ऑफिशियली सब कुछ सेलेक्ट किया जाता है, तो वो होता है हमारा फॉर्मल ओरिएंटेशन। इनफॉर्मल ओरिएंटेशन क्या होता है, जिसे हमने पहले से प्लान नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमने पहले से पीपीटी बना के रख ली थी, सारी प्रेजेंटेशंस रेडी थी, पहले ही टाइम अलॉट कर रखा था कि कौन कितनी देर तक बोलेगा, किसका क्या मतलब रोल होगा, उसे क्या बताना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मली यानी कि खुद जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपके पास एक एम्प्लॉय आया, उसने बोला कि मैं भी भाई यहीं काम करता हूँ, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, वो आपके साथ सोशली रिलेट करने लग गया, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गया, तो वो आपकी क्या है, इनफॉर्मल, यानी कि वो बस अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन की वजह से, रिलेशनशिप, सोशल रिलेशन की वजह से आपके पास आके इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो आपके क्या होता है, इनफॉर्मल ओरिएंटेशन। यानी कि वो कोई ऑफिशियली प्लान नहीं किया गया कि भाई शाम को 7 बजे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये मतलब इतने बजे होगा, किस किस को आना है, ये सब अगर पहले से प्लान होता है तो वो फॉर्मल होता है। लेकिन जब आप काम कर रहे हो, कोई आपके आके आपसे बात करने लग जाए, वो कहे कि भाई कोई प्रॉब्लम आती हो तो मुझसे पूछ लेना, मेरा साइड में ही कैबिन है, तो वो आपका क्या है, इनफॉर्मल ओरिएंटेशन है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ओरिएंटेशन, कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 3 न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं, तो अगर इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होगा तो हर एक एम्प्लॉयज़ का ओरिएंटेशन, जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं, अलग अलग होगा। इंडिविजुअली उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा कि पहले फर्स्ट का होगा, देन सेकंड का होगा और देन थर्ड का होगा, वो हमारा होता है इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। कलेक्टिव ओरिएंटेशन क्या है, तीनों के लिए इकट्ठा ओरिएंटेशन कर देना। फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी नए एम्प्लॉयज़ आए हैं सबके लिए इकट्ठा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर देना। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी कॉलेजेस में होता है कि जब आप न्यू कमर्स जाते हो तो आपके लिए क्या होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, बट सबका इकट्ठा होता है। इंडिविजुअल क्या है, जितने भी आए हैं सबके लिए अलग अलग दिन पे, सेपरेट टाइम पे होगा, तो वो इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होता है। सीरियल एंड डिस्जंक्टिव ओरिएंटेशन, सीरियल एंड डिस्जंक्टिव ओरिएंटेशन क्या है, जब आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहाँ का कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय आपके लिए एज अ रोल मॉडल, एज अ गाइडर बिहेव कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, सीरियल ओरिएंटेशन। यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ आपके लिए एज अ रोल मॉडल वहाँ है, जो आपको सारी चीज़ें समझाएगा, जो आपको गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा, तो वो हमारा क्या होता है, सीरियल ओरिएंटेशन। डिस्जंक्टिव ओरिएंटेशन यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, आप खुद करो और खुद से सीखो, वो आपका होता है डिस्जंक्टिव ओरिएंटेशन। सो हमारे अभी तक कितने हो गए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी कि सब कुछ पहले से प्लान हो, ऑफिशियली हो तो फॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि कोई अपने सोशल रिलेशन की वजह से आया, जैसे कोई नया फ्रेंड बन गया, सब आ जाते हैं ना लोग कि भाई आप, मैं यहीं काम करता हूँ, आप बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम हो, ये सब, तो वो आपका क्या है, इनफॉर्मल ओरिएंटेशन। एक एक अगर एम्प्लॉय का किया जाए तो इंडिविजुअल, सबका इकट्ठा किया जाए तो कलेक्टिव। अगर कोई ऐसा हो जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करेगा, एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, तो वो सीरियल ओरिएंटेशन होता है। अगर कोई नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है, कोई आपका रोल मॉडल का रोल प्ले नहीं कर रहा, तो वो हमारा होता है डिस्टिंक्टिव ओरिएंटेशन। इन्वेस्टर ओरिएंटेशन एंड डाइवेस्टर ओरिएंटेशन, ये भी काफ़ी इजी होते हैं। इन्वेस्टर के अंदर हमारा क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया है ना, उसको हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ही सेलेक्ट किया है, यानी कि जो उसकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, उसी के बेस पे हमने उसे सेलेक्ट किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसमें हम कोई चेंज ना करें और वो उन्हीं को यूज़ करके क्या करे, अपना आगे की डिसीजन मेकिंग करे और वर्किंग करे। बट डाइवेस्टर ओरिएंटेशन में क्या किया जाता है कि हमने उसे उसके पोटेंशियल के बेस पे सेलेक्ट किया है, उसके अंदर क्या स्किल थी उससे हम उतने अट्रैक्ट नहीं हुए, बट हमें लगा कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, यानी कि वो बहुत कुछ कर सकता है, अभी उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हिडन है जो उन्होंने पूरी यूटिलाइज नहीं की हैं। तो उसके लिए आप क्या सोचते हो कि आपने उसके पोटेंशियल के बेस पे उसे सेलेक्ट कर लिया, बट उसे क्या करना पड़ेगा, माइनर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे काम करने के लिए, वो हमारा होता है डाइवेस्टर ओरिएंटेशन। इन्वेस्टर यानी कि आपने तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही उसे सेलेक्ट किया है, तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए। बट डाइवेस्टर आपने उसके पोटेंशियल के बेस पे उसे सेलेक्ट किया है और उसे माइनर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी वर्क करने के लिए, जब ऐसे बताया जाता है तो वो हमारा होता है डाइवेस्टर ओरिएंटेशन।
नाउ हाउ टू मेक इंडक्शन और ओरिएंटेशन मोर इफेक्टिव, कि जब आप इंडक्शन प्रोग्राम करते हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसे ज़्यादा इफेक्टिव या बेटर कैसे बनाया जा सकता है। क्लैरिटीज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आइडिया आप परफॉर्म करने वाले हो, उन्हें प्रोवाइड करने वाले हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने मैनेजर को बोला कि आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, तो मैनेजर को सारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसे क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना। स्मॉलर डोज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि एक ही फ्लो में आपने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, लगातार हिस्ट्री, प्रोडक्ट, सर्विसेज, पॉलिसीज, रूल्स इकट्ठे बताए जा रहे हो। एक ब्रेक होना चाहिए, स्मॉल डोजेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट उन्हें टाइम मिले उसे एब्जॉर्ब करने का। आंसर एंड क्लैरिफाई क्वेश्चन, अगर बीच में उन्हें कोई डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आंसर करना चाहिए, उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करना चाहिए। उन्हें इनफ टाइम देना चाहिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अडॉप्ट कर सके, क्लाइमेट को अडॉप्ट कर सके। डेटरमाइन इन्फॉर्मेशन दैट न्यू एम्प्लॉय वांट टू नो, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए जो नया एम्प्लॉयज़ चाहता है। वो चाहता है कि उसे वो इन्फॉर्मेशन मिले, जिस इन्फॉर्मेशन को वो जानना चाहता है, जैसी इन्फॉर्मेशन वो पाना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। क्रिएटिव वे का यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक खड़ा होकर ओरली बोले जा रहा है, सिर्फ वर्बली आप बोले जा रहे हो या फिर रिटर्न में आपने उनको दे दिया, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। क्रिएटिव वे, पीपीटी, वीडियोज़, इसके थ्रू आपको क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो आपको हमेशा उनके बारे में अवेयर होना चाहिए कि आज हमारी एम्प्लॉयज़ में 2 नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या सोचोगे कि वैसे ही कोई कस्टमर या कोई और आया होगा, तो आप उन्हें अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाओगे, अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। सो ये था हमारा इंडक्शन के बारे में। तो इंडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया कि टाइप ऑफ इंडक्शन क्या है, एक अच्छा इफेक्टिव इंडक्शन कैसे बन सकता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना, देखो जो भी हम कर रहे हैं ना, वो एक प्रोसेस में चलता आ रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद इंडक्शन किया। अब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग गए, तो उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट वो बेस्ट वर्क कर सके। तो अब हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है, ट्रेनिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड टीचिंग एम्प्लॉयज़ अबाउट वर्क टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड वर्किंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ को टीच करना, उन्हें सिखाना कि कैसे और अच्छे तरीके से वर्क किया जा सकता है, ताकि हम उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें। ट्रेनिंग जनरली जो हमारी होती है वो लोअर या मिडल लेवल पे दी जाती है, डेवलपमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव के लिए की जाती है। हमारे मेथड, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, डिफरेंस एक ही होता है कि ट्रेनिंग हमारी लोअर और मिडिल लेवल पे की जाती है और डेवलपमेंट हमारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए, उसको डेवलपमेंट बोल देते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। व्हेन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल, और वी कैन से देयर इज अ डेफिशिएंसी बिटवीन द एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एट दैट टाइम वी नीड ट्रेनिंग। सो जैसे हमने बोला था कि इतना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी ये होनी चाहिए कि 500 यूनिट पर डे बननी चाहिए, ठीक है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है, 400 पर यूनिट हम पर डे बना रहे हैं, तो 100 की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो जब हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस से इक्वल नहीं होती, डेफिशिएंसी होती है, उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब इनपुट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है उन्हें क्या प्रोवाइड करते हो। तो सबसे पहले स्किल्स, कि आपके एम्प्लॉयज़ को आप स्किल्स प्रोवाइड करोगे। स्किल्स किस तरीके की हो सकती है, बेसिक स्किल हो सकती है, मोटर स्किल हो सकती है, इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि कैसे आप एक दूसरे के साथ डील करोगे, कैसे आप अच्छे रिलेशंस एक दूसरे के साथ बना सकते हो। और इंटरपर्सनल स्किल्स स्पेशली तब दी जाती हैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आपको होती है। बेसिक स्किल्स यानी कि नॉर्मल ऑपरेशंस को करने की स्किल्स आप डेवलप करते हो। मोटर स्किल्स का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड स्किल्स आप उनके अंदर डेवलप करते हो। स्किल के अलावा और क्या क्या चीज़ें उनको दी जाती है ट्रेनिंग के अंदर, कि सबसे पहले तो हमने देखा कि स्किल्स हमारा फर्स्ट इनपुट था ट्रेनिंग का, कि एक तो हम स्किल देते हैं, देन सेकंड उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, उनको थियोरटिकल मैनेज भी दिया जाता है कि थियोरटिकली क्या चीज़ें हैं, किसने क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो एजुकेशन भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। डेवलपमेंट उनकी की जाती है, यानी कि डेवलपमेंट इन द सेंस कि उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, जितना हो सके उतना बेटर परफॉर्म कैसे किया जा सकता है, न्यू मेथड्स क्या हैं, न्यू मेजर्स क्या हैं परफॉर्म करने की, नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। एटीट्यूडनल चेंजेस, ट्रेनिंग के थ्रू सिर्फ स्किल, एजुकेशन या डेवलपमेंट ही नहीं, एटीट्यूड को भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा वर्क करें, तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना रिक्वायर्ड है। जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका वर्क
के टुवार्ड, ऑर्गेनाइजेशन के टुवार्ड नेगेटिव एटीट्यूड है तो उन्हें ट्रेनिंग देके उनके एटीट्यूड को चेंज किया जाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। डिसीजन मेकिंग स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि वो इफेक्टिव और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर सकें, सो दैट हमारे डिसीजन सभी अच्छे रहें और हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और हम ट्रेनिंग से क्या कर सकते हैं, एथिक्स की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। एथिक्स हमें क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या गुड है, क्या बैड है, या फिर क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो ये चीज़ें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें एथिकल हैं और क्या चीज़ें अनएथिकल हैं। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट था हमारा स्किल, देन एजुकेशन, डेवलपमेंट, एटीट्यूडनल चेंजेस यानी कि एटीट्यूड को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एथिक्स, ये सब हम ट्रेनिंग के थ्रू हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए आपको कि इनपुट ऑफ ट्रेनिंग क्या है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग की, अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। काफ़ी सिंपल, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो उनकी स्किल, नॉलेज, डेवलपमेंट ये सब इंप्रूव होता है, एटीट्यूड इंप्रूव होता है, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, यानी कि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, बेटर क्वालिटी परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन की है उसकी क्वालिटी गुड होगी, डिग्रेडेड नहीं होगी। लेस लर्निंग टाइम, एक बार आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी तो उन्हें क्या हो गया, वो चीज़ वो सीख गए हैं, तो नई चीज़ आती है तो उनके लिए सीखना आसान हो जाता है, कम टाइम लगाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज वेस्टेज वगैरह कम होगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी। एक चीज़ को बनाने में पहले आप 10 दिन लगा रहे थे तो 10 दिन की कॉस्ट होती थी, अब आपने जब से ट्रेनिंग दी है वो एक चीज़ 5 दिन में बन जा रही है, तो ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस द सुपरविजन, बिकॉज आपने क्या किया, ट्रेनिंग दे दी, तो अब उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, तो सुपरविजन की उनको इतना बार बार गाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एक्सीडेंट रेट कम हो जाता है जिसकी वजह से सेफ्टी भी इंश्योर रहती है। एक पर्सनल ग्रोथ होती है, यानी कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ तो होती है बिकॉज उनकी स्किल्स डेवलप हो जाती है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। नाउ ट्रेनिंग प्रोसेस, कि ट्रेनिंग प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, की ट्रेनिंग की नीड को असेस किया जाता है कि क्या ट्रेनिंग की नीड है भी या नहीं। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मतलब ही क्या है, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। हमने बोला जब स्टैंडर्ड जो हमारी परफॉर्मेंस हम चाहते थे अगर वो इक्वल नहीं है एक्चुअल परफॉर्मेंस के, तो हमें ट्रेनिंग देनी होती है। बट क्या हर केस में हम ट्रेनिंग देते हैं, नो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम ट्रेनिंग के साथ डील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ हिज फैमिली प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग कोई काम नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि क्या ट्रेनिंग की नीड है भी या नहीं, क्या जो प्रॉब्लम है, क्या जो डेफिशिएंसी है उसे हम ट्रेनिंग से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की, क्या ट्रेनिंग की नीड है या नहीं। अब ट्रेनिंग नीड असेसमेंट 2 लेवल पे होती है कि ग्रुप ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अगर हम सिर्फ एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं कि क्या ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो उसकी उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती है। और अगर हम कंप्लीट ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, तो ग्रुप ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अब ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी का जो रीज़न है, क्या हम उसे ट्रेनिंग से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट ये जानने की हमें रिक्वायरमेंट है ही क्यों, हम सीधा ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं जाते, बिकॉज ट्रेनिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, टाइम एंड मनी लगाना पड़ता है, और हम इतना टाइम, इतने एफर्ट्स वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे ही कि हमने देखा ही नहीं कि रिक्वायरमेंट थी या नहीं, सीधा दे दी। इसलिए हमें देखना होता है कि क्या एक्चुअल में ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, तभी हम अपने एफर्ट्स, टाइम और मनी वहाँ स्पेंड करेंगे। जब भी हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं तो वहाँ 3 चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस, टास्क का और पर्सनल एनालिसिस। यानी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या जो पर्सन के टास्क हैं, यानी कि जो रोल को परफॉर्म करने के लिए एक जॉब है, उसे परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ चाहिए हैं, क्या वो एम्प्लॉयज़ के अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें ट्रेनिंग देनी होती है। अगर हमारी KSA एम्प्लॉयज़ के साथ मैच हो जाती है, KSA का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़। अगर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी चाहिए है वो अगर एम्प्लॉयज़ के पास हैं, इक्वल उतनी ही है, तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर नहीं है तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। पर्सनल एनालिसिस, यानी कि एक पर्सन की करंट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या हैं और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर वो अचीव करना चाहता है और कुछ बेटर अचीव करना चाहता है तो उसका पर्सनल एनालिसिस किया जाता है कि उसको और उतना कितना पोटेंशियल है और उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, उसके थ्रू हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं। जब ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जो डेफिशिएंसी है वो ट्रेनिंग से सॉल्व की जा सकती है, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसका मतलब है डिजाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि इस टाइम पे अब हम क्या करते हैं,
करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हु आर ट्रेनीज, कि ट्रेनिंग दी किसी जाएगी। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। सो हमें आंसर मिला कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब हम एक्चुअल में ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेनीज कौन है, यानी कि ट्रेनिंग किसे दी जाएगी। ये देखो, ये जो प्रोसेस होती है ना, ये सेम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में दोनों में यूज़ की जाती है। कि क्या अगर हम बोले, बिकॉज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तभी दोनों लिखा आ रहा है कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, देन डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, उसे इंप्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना। बस इतना समझ लो कि डेवलपमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती है। बाकी इन दोनों की एडवांटेजेस सेम है कि वो एग्जीक्यूटिव की स्किल्स को, एबिलिटीज़ को इंप्रूव करती है, नॉलेज को इंप्रूव करती है। ये मैनेजर्स या लोअर लेवल वालों की करती है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इतना ही डिफरेंस है कि ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती है और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अदरवाइज दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों के मेथड सेम है, दोनों की प्रोसेस सेम है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम उसके प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेनिंग दी किसे जाएगी, इंडिविजुअल को दी जाएगी या ग्रुप को दी जाएगी। अब हमें पता चल गया कि चलो इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेनिंग देगा कौन, हु आर द ट्रेनीज। यानी कि जब भी हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम सब कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं कि कब ट्रेनिंग देनी है, क्या देनी है, कैसे देनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किसे ट्रेनिंग मिलेगी। अब ट्रेनिंग देगा कौन, तो कौन कौन ट्रेनिंग दे सकता है। इमीडिएट सुपरवाइजर, यानी कि आपका जो, जिसके आप सबॉर्डिनेट हो या सबसे आपसे ऊपर जो काम कर रहा है, वो आपको ट्रेनिंग दे सकता है। आपके को वर्कर्स आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप अपने को वर्कर जितना काम नहीं कर पा रहे, ए और बी हैं, दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं, बट बी का आउटपुट अच्छा है, ए का अच्छा नहीं है, तो बी ए को ट्रेनिंग दे सकता है। सो आपके को वर्कर्स दे सकते हैं। एचआर स्टाफ के मेंबर्स, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं, वो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। कोई भी स्पेशलिस्ट किसी और कंपनी का आपकी कंपनी में आके ट्रेनिंग दे सकता है, आपने उसे अपॉइंट कर लिया। फैकल्टी मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से किसी फैकल्टी मेंबर को, किसी प्रोफेसर को बुलाया है ट्रेनिंग देने के लिए, वो दे सकते हैं। या फिर कंसल्टेंट, यानी कि जो आउटसाइड कंपनीज होती हैं, उनका काम ही होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं ट्रेनिंग देने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इनमें से कोई भी ट्रेनिंग दे सकता है, किसी को भी आप चुन सकते हो ट्रेनिंग के लिए। नाउ व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितनी दी जाएगी, ट्रेनिंग का क्या लेवल होगा, ये डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था कि ट्रेनिंग किसे दी जाएगी, किसको हम ट्रेनिंग देंगे। देन हमने देखा कि ट्रेनिंग कौन देगा, उसके बाद किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सिर्फ बेसिक लेवल की दी जाती है तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल ट्रेनिंग, की नॉर्मल वर्किंग की दे दो। अगर एक स्पेसिफिक स्किल के रिगार्डिंग दी जाती है कि हमें इनकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, सो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल एक स्पेसिफिक स्किल के लिए दी जाती है कि वो बहुत अच्छी हो जाए इनकी, तो वो होती है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेवल। और हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि उसमें आपको बेस्ट बता देना, यानी कि आपको उसके अंदर प्रोफेशनल बना देना, उसके अंदर आपको प्रोफेशनल एफिशिएंसी मिल जाए, वो आपकी होती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि थर्ड लेवल ऑफ आपकी जो लेवल है ट्रेनिंग का। सो 3 लेवल होते हैं, फंडामेंटल यानी कि बेसिक, उससे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट, एंड देन उसके अंदर एफिशिएंसी आपको मिल जाए, प्रोफेशनल एफिशिएंसी आपको मिल जाए, तो वो आपकी होती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ट्रेनिंग। देन आप डिसाइड करते हो, वो अभी लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने के लिए आप कौन से मेथड्स का यूज़ कर रहे हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आपने क्या क्या मेथड्स का यूज़ किया। तो हमारे पास कितने मेनली मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है कि जब वो काम कर रहे हैं, जहाँ जिस जॉब में वो काम कर रहे हैं उसी के अंदर उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और आप जॉब पे नहीं, किसी और जगह पे, कहीं और किसी और लोकेशन पे ट्रेनिंग दे रहे होते हो, वो आपकी होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये कंप्लीटली एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना चाहती है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देना चाहती है। अगर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं तो ऑब्वियसली मतलब ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप जॉब पे ही काम करवा रहे हो तो उनसे गलती हो गई तो वेस्टेज होने के, कॉस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट सिमिलरली उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जहाँ उन्होंने काम करना है आगे, वहीं पे वो सीख रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा लर्निंग होती है। ऑन द जॉब में हमारा क्या आता है, जैसे कि अंडर स्टडी, आपका कोई सीनियर है, उसके अंदर आपको डाल दिया कि ये आपको सिखाता रहेगा, आप इसके साथ रहोगे हमेशा और ये आपको काम बताता रहेगा, तो आप ऑन द जॉब, यानी कि वो जैसे जैसे जॉब परफॉर्म कर रहा है वो साथ साथ आपको सिखाता रहेगा, अंडर स्टडी कर सकते हो। वर्क असाइनमेंट, ये भी एक ट्रेनिंग होती है कि जब आप जिस जॉब पे आप हो वहाँ पे आपको क्या दे दिए गए, वर्क असाइनमेंट दे दिए गए, और उसी जॉब पे आपको उन्हें परफॉर्म करना है, वो असाइनमेंट पूरे करने हैं, वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं, ऑन द जॉब के अंदर। देन हमारा आता है रोटेशन, यानी कि जॉब रोटेशन। अब आप एक जॉब पे थे, फॉर एग्जांपल आप ए जॉब पे थे, उसके अलावा बी सी जॉब के अंदर तो बहुत, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नंबर ऑफ जॉब होती हैं,
अलग अलग लेवल की जॉब होती हैं। सो इस पर्सन को अलग अलग जॉब पे भेजना ताकि उसे हर तरीके की नॉलेज हो जाए, वो हमारा होता है जॉब रोटेशन। सो जॉब रोटेशन भी क्या है, ऑन द जॉब है, यानी कि ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, तीनों जॉब के अंदर ही हो रही हैं। जहाँ आप एक्चुअल में जॉब परफॉर्म कर रहे हो वहीं पे आपको अंडर स्टडी रखा जाता है, वहीं पे आपको वर्क असाइनमेंट दिए जाते हैं, वहीं पे जॉब रोटेशन किया जाता है। तो ये तो थे हमारे ऑन द जॉब। अब हमारी आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जो जॉब के ऊपर नहीं दी जाती, जहाँ आपको जॉब करनी होती है वहाँ ये आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, ये ट्रेनिंग आपको किसी और लोकेशन पे दी जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। सो ऑफ द जॉब में हमारा क्या हो सकता है, रोल प्ले मेथड आप उनसे करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, एक अलग से प्लेस बना रखा है, लेकिन जॉब पे नहीं कर रहे, आपने उन्हें बोला है कि आपको आज मैनेजर का रोल प्ले करना है, तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, कैसे ग्रीवियंसेस को हैंडल करोगे, तो रोल प्ले मेथड से भी आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो। उसके अलावा लेक्चर मेथड, यानी कि आपने एक ऑनलाइन लेक्चर हो सकते हैं, ऑफलाइन लेक्चर हो सकते हैं, लेक्चर उनके लिए प्रिपेयर किए हैं। जैसे हमारे कॉलेजेस में लेक्चर होते हैं ना, ऐसे ही हमें लेक्चर दिए जाते हैं, और ये ज़्यादातर कौन देते हैं, जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। ऐसी ट्रेनिंग, लेक्चर ट्रेनिंग कौन देते हैं, ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स देते हैं। सो वो भी हमारी ऑफ द जॉब होती है। एक विजुअल एड होती है, यानी कि जो वीडियो के थ्रू आप दे रहे हो, यानी कि आप उन्हें वीडियो दिखाते हो, वो जॉब पे तो कोई काम नहीं कर रहे ना, आप उन्हें कोई ऑडियो या वीडियो दिखा के ट्रेनिंग दे रहे हो कि फॉर एग्जांपल नई टेक्नोलॉजी आई है, उसे कैसे यूज़ करना है, तो उसके थ्रू आप एक वीडियो के थ्रू उन्हें बता रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो वो हमारी क्या है, वीडियो या विजुअल एड से आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो। देन हमारी उसके अलावा कौन कौन से होते हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को किसी एक अलग एरिया पे लेके जाते हो जहाँ पे वो खुल के बात कर सके, अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को शेयर कर सके। और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ज़्यादातर इसको हम टी टेस्ट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, कुछ ऐसे ये क्यों दी जाती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो अंदर की मतलब फीलिंग्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें, उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, इसीलिए हम इसे टी ट्रेनिंग भी बोलते हैं और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो ये क्यों दी जाती है, ताकि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, उनके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे बिल्ड हो जाए, इस चीज़ के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा केस स्टडी मेथड, यानी कि एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, एक केस स्टडी दी जाती है और उसके बेस पे उन्हें स्टडी करनी होती है। उस केस स्टडी को, यानी कि एक केस उन्हें बता दिया जाता है कि एक टाइम था, ये चीज़ें हुई थी, तो आपको क्या लगता है उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए था। एक काइंड ऑफ स्टोरी उन्हें दे दी जाती है और उसके थ्रू उन्हें बताना होता है कि ये कैसे सॉल्व होता। देन इसके अलावा क्या मेथड होता है, स्टिम्युलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड में हमारा क्या होता है, सिमुलेशन मेथड का मतलब है कि एक जैसा रियल एनवायरनमेंट है ना, जहां आप जॉब करते हो बिल्कुल वैसा का वैसा डिट्टो, बट डुप्लीकेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं वो, और वहां वो काम करके देखते हैं। जब वहां पे वो सही करने लग जाते हैं, देन आप आके क्या करते हो, फाइनली उनसे अपनी जॉब पे काम करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जेबीटी टीचर्स का लेके देखो, तो जैसे आपको एक्चुअल में एक टीचिंग करनी होती है, उनको इस सीखने के लिए एक सिमुलेशन के लिए कहाँ भेजा जाता है कि उन्हें जो ऑलरेडी स्कूल्स हैं वहाँ 1 महीने के लिए भेज दिया जाता है कि आप बच्चों को पढ़ा के देखिए, उनकी मार्किंग की जाती है एंड देन फाइनली उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है फॉर टीचिंग के लिए। तो वो क्या है, सिमुलेशन, यानी कि वैसे ही एक एनवायरनमेंट में भेज देना जो एक्चुअल में वो नहीं है, जॉब नहीं है, वैसा ही एक एनवायरनमेंट है, वहाँ भेजना और वहाँ वो देखते हैं कि कैसे वर्किंग करते हैं, उसके बेस पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारी सिमुलेशन होती है। इसके अलावा जैसे एक ट्रेनिंग होती है आपकी कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, जिसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन आपके पास वीडियोस भेजी जाती हैं और ऑनलाइन क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, उनको आपको सोल्व करना होता है, उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो ये हमारे थे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग किसके अंदर आते हैं, हमारे डिज़ाइनिंग के अंदर ही आते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की, क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। देन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था कि ट्रेनिंग किसे दी जाएगी, कौन देगा, कितने लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी और क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड डिस्कस किए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब है हमारी कंडक्ट कहाँ की जाएगी ट्रेनिंग, एट द जॉब इटसेल्फ, यानी कि जॉब के प्लेस पे ही वो हम ट्रेनिंग के यानी कि मेथड्स डिसाइड करते हैं, उस टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं, बट समटाइम्स हमें अलग से भी उसे कंडक्ट की डिसाइड करना होता है कि हम जॉब पे ही देंगे या फिर हम आउटसाइड जॉब बट ऑफ द साइट देंगे। यानी कि एक तो कंप्लीट जॉब पे दे रहे हैं, एक जॉब पे नहीं किसी और ही लोकेशन पे दे रहे हैं, एक है ऑन साइट, यानी कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग यहीं होगी पर जॉब पे नहीं होगी, उसमें एक अलग सा रूम बना रखा है वहाँ पे होगी, तो वो होती है ऑन साइट बट नॉट ऑन द जॉब, कि जॉब पे काम नहीं करेंगे लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं काम करेंगे।
अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, फिर हमने उसे डिज़ाइन कर लिया। अब हमने जो डिज़ाइन किया उसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, इम्प्लीमेंट कर देना ट्रेनिंग प्रोग्राम को, यानी कि अब एक्चुअल में हमारे एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, उस पर एक्चुअल में वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। उसकी लोकेशन हमने बता दी कि यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, अब वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग लेते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व की जाती है। सो अब हमने क्या कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्या नीड है, अगर नीड थी तो हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करके हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो इवेल्युएट का मतलब क्या है कि ये देखना कि क्या हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट मिले या नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या जो डेफिशिएंसी थी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, वो रिमूव हुई या नहीं, अब ये दोनों इक्वल हो गई या नहीं। अगर ट्रेनिंग दी है तो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना। हम देखते हैं कि क्या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी उनकी स्किल्स कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव हुई या नहीं, और कॉस्ट एफिशिएंसी हमने बनाए रखी या नहीं, उस चीज़ के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन के भी क्या लेवल होते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। रिएक्शन यानी कि जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन आया, पॉजिटिव रिएक्शन था या नेगेटिव रिएक्शन था, ये इवेल्युएट करना। देन उन्होंने क्या लर्न किया, यानी कि जो उनकी प्रीवियस नॉलेज थी और जो करंट नॉलेज है उनमें डिफरेंस है ना, कि ट्रेनिंग के बाद उनमें कोई तो एबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, ये इवेल्युएट करना। बिहेवियर लेवल का मतलब क्या है कि क्या जो उन्होंने लर्न किया है वो उसे जॉब पे डाल पा रहे हैं, जॉब पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, वो हम बिहेवियर में देखते हैं कि क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ आफ्टर जो भी हमने ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड की। सबसे पहले उनका क्या रिएक्शन रहा, उसके बाद क्या उनका जो करंट पहले से जो नॉलेज थी और करंट नॉलेज में कोई चेंज आया, क्या उन्होंने कुछ लर्न किया, जो लर्न किया क्या उससे उनका बिहेवियर चेंज हुआ, और लास्ट लेवल क्या होता है कि जो उनका बिहेवियर चेंज हुआ क्या उससे ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव रिजल्ट मिले या नहीं मिले, या प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सब इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, ये हमारे इवेल्युएशन में आता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जॉब एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ जॉब। इन अनदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड ऑन गोइंग ऑन अ जॉब टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जॉब। जॉब एनालिसिस नेम ही सजेस्ट कर रहा है जॉब को एनालाइज करना, ये आइडेंटिफाई करना कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उस जॉब में क्या रोल्स हैं, वो किस टाइमिंग पे परफॉर्म की जाती है, किस वर्किंग कंडीशन में परफॉर्म की जाती है। यानी कि एक जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इस जॉब एनालिसिस, ताकि हम जॉब के नेचर को डिफाइन कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू एडविन, जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। यानी कि एक जॉब में क्या क्या काम होगा, एक जो जॉब है, फॉर एग्जांपल जॉब ए है, तो उसके अंदर क्या क्या काम करने हैं, उसके अंदर कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, किस वर्किंग एनवायरनमेंट में करना है, कितनी सुपरविजन होगा, ये देखना। और उसे करने के लिए कैसे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उसमें कितनी स्किल्स होनी चाहिए, कितनी एबिलिटी होनी चाहिए, कितना टैलेंट होना चाहिए, इस चीज़ को जो डिफाइन करता है वो है हमारा जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस का जो रिजल्ट होता है वो जो दो चीज़ें लेके आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे मैं मीनिंग में ही बता रही हूँ कि ये हमें दो चीज़ें बताता है कि जॉब को क्या, जॉब है क्या, यानी कि जॉब में क्या करना है। एक तो जॉब को डिस्क्राइब करता है, यानी कि जॉब में क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या टास्क होगा, कि जॉब में करना क्या है, और उसे करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या एबिलिटी चाहिए, ये बताता है। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन करता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन करता है, वही हमारा क्या है, जॉब एनालिसिस। सो जॉब एनालिसिस की प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस किया जाता है। देन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस के बाद हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसको हमें एनालाइज करना है, यानी कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है। हमने उस जॉब को सेलेक्ट कर लिया कि फॉर एग्जांपल हमें तो फाइनेंस मैनेजर की जॉब का एनालिसिस करना है। फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि फाइनेंस मैनेजर की जॉब के लिए कैसी कैसी चीज़ें चाहिए होती है, उसके बारे में जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर लेना। देन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जो रिजल्ट होते हैं हमारे जॉब एनालिसिस के, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करना। ये प्रोसेस के स्टेप्स आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, सीक्वेंसिंग हमेशा पूछी जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन, अब हमारा मैंने बोला जॉब एनालिसिस जो है उसका दो रिजल्ट निकल के आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन
एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि जॉब है क्या, जॉब के अंदर करना क्या है हमें, जॉब का टाइटल क्या है, जैसे हमने बोला फाइनेंस मैनेजर, उसकी लोकेशन क्या है कि उसका डिपार्टमेंट कहाँ पर है, जॉब की समरी कि उसका पूरा ये बताना कि फाइनेंस मैनेजर को क्या करना है, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, फंड फ्लो एनालिसिस को प्रिपेयर करना है। तो उसकी जॉब की समरी यानी कि उसमें करना क्या है, जॉब से रिलेटेड हैजार्ड कि कैसे कैसे हैजार्ड या कैसे कैसे हार्म्स उससे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्निकल जॉब है या फिर जो मशीनरी से रिलेटेड जॉब है तो उससे रिलेटेड हैजार्ड क्या होंगे कि आपको चोट लग सकती है, मशीनरी बहुत हैवी है तो आपको बहुत संभल के उस पर काम करना पड़ेगा। तो वो जॉब को डिफाइन करता है कि उससे रिलेटेड हैजार्ड क्या है, कैसी वर्किंग कंडीशन होंगी। फाइनेंस मैनेजर के लिए एक अलग से कैबिन होगा जिसमें डेस्क होंगे, पेपर्स होंगे। सो कैसी वर्किंग कंडीशन होगी और कितने सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कितने लोग आपको सुपरवाइज करेंगे, आपके ऊपर कितने लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। सो ये सब जब हम डिफाइन करते हैं, एक जॉब के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन बताते हैं कि जॉब क्या है, वो हमारा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि ये सब कुछ क्या बता रहा है, सिर्फ जॉब, किसी पर्सन के बारे में कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि जॉब का टाइटल क्या है, लोकेशन क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। जो हमें पर्सन के बारे में बताता है, यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन किया है उसे कैसा पर्सन परफॉर्म कर सकता है, वो होता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। वाइल जॉब डिस्क्रिप्शन फोकसेस ऑन द जॉब एंड जॉब स्पेसिफिकेशन फोकसेस ऑन द पर्सन, यानी कि जॉब होल्डर के बारे में जो बताता है कि हमें जो उस जॉब को, जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने की है कि ऐसी जॉब है, उसे परफॉर्म करने के लिए हमें कैसा पर्सन चाहिए, वो होता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। कि उसकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि वो MBA होना चाहिए, उसको फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, उसे 3 साल का 5 साल का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटेशनल एनालिटिकल कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। वो हमारा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ सबसे पहले हमने देखा कि जॉब एनालिसिस क्या है, जो हमें एक पूरी जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो मेनली 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है कि जॉब किस तरीके की है और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें पर्सन किस तरीके का चाहिए, वो हमारा जॉब एनालिसिस होता है। तो उसके 2 रिजल्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर जॉब एनालिसिस परफॉर्म करती है तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, की जॉब से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो हम बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी है कि हमें कैसी जॉब है, उसके बेस पे हम बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसके बेस पे ही हम अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें। हायरिंग प्रैक्टिसेस ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, यानी कि बेटर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा। एनालाइज कर सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, बिकॉज आपने जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया तो स्पेसिफिकेशन में आपने बता दी कि स्किल्स, एबिलिटी या फिर नॉलेज कैसी चाहिए। तो अब आप देखते हो कि जो आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है उसके अंदर वो है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो और आप ये डिसाइड करते हो कि उन्हें कंपेंसेशन कितनी देनी है। बिकॉज जॉब एनालिसिस से आपको पता चल जाता है कि जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी डिफिकल्ट है, उसके बेस पे आप उसकी कंपेंसेशन भी डिसाइड कर सकते हो। नाउ जॉब इवैल्यूएशन काफ़ी छोटा और इजी कॉन्सेप्ट है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जॉब एनालिसिस के बाद ही जॉब इवैल्यूएशन किया जा सकता है। बिकॉज जॉब एनालिसिस या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब इवैल्यूएशन के लिए। जॉब इवैल्यूएशन का सेम काम होता है, सिर्फ एक सिंपल सा काम, रैंक करना जॉब्स को, या फिर ये बताना कौन सी जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें इवैल्यूएट करना, उनकी रेटिंग डिफाइन करना कि सबसे वैल्यूएबल जॉब कौन सी है, सबसे वर्थफुल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कौन सी है, ये डिटरमाइन करना जॉब इवैल्यूएशन का काम होता है। और जॉब इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि सबसे वैल्यूएबल कौन सी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम कंपेंसेशन पे कैसे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा होता है उसकी सैलरी सबसे हाई होती है, देन उससे कम, उससे कम। तो इसीलिए हमें ये डिसाइड करने के लिए कि कितनी कंपेंसेशन पे करनी है, हमें जॉब इवैल्यूएशन अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू योडर, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट डिटरमाइन द डिग्री एंड ऑब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऑफ जॉब इन रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि जो भी आपकी जॉब है उसका क्या रेट है, उसकी क्या रेटिंग है, वो कहाँ स्टैंड करती है पूरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है उनमें से, वो हमारा जॉब इवैल्यूएशन डिटरमाइन करता है। एंड जो जॉब इवैल्यूएशन है वो हमें क्या बताता है कि जॉब की रेटिंग क्या है, ना कि पर्सन्स की। उस पर पर्सन जो काम कर रहे हैं उनकी रेटिंग वो हमें डिटरमाइन नहीं करता, जॉब जो है उसकी रेटिंग हमें प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है जॉब को रेट करने में। असेस करता है जॉब, नॉट पीपल, यानी कि पीपल को असेस नहीं करता कि कौन सा पीपल सबसे वैल्यूएबल है, जॉब कौन सी सबसे वर्थफुल है, जॉब को ही रेट करता है। और ये एक ग्रुप कंडक्ट करता है, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन के लिए एक अलग से कमेटी, एक ग्रुप बनाया जाता है जो इसे परफॉर्म करती है। और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, रिलेटिव होता है, यानी कि A, B, C, D जॉब है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो सेलेक्ट करनी है कि सबसे ऊपर कौन सी आएगी। तो वो कैसे की जाएगी कि ए इससे बेटर वाली जॉब है, इससे बेटर वाली, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में हम जॉब इवैल्यूएशन को परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस लेते हो, यानी कि आपको अप्रूवल मिलना चाहिए कि क्या आप जॉब इवैल्यूएशन कर सकते हो। उसके बाद वो कमेटी बनाई जाती है, बिकॉज हमने बोला ना कि ये एक ग्रुप परफॉर्म करता है, तो एक कमेटी बनाई जाती है जो जॉब इवैल्यूएशन करेगी। उसके बाद वो ढूंढते हैं कि कौन सी जॉब को इवैल्यूएट करना है, जिस जॉब को इवैल्यूएट करना है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उस जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन निकालते हैं। मैंने बोला था कि जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब एनालिसिस आप बोल सकते हो, वो होना आपके पास जरूरी है। बिकॉज जब आपको पता होगा कि जॉब किस तरीके की है, उसका क्या टाइटल है, क्या काम होती है उसके अंदर, तभी तो आप ये बता सकते हो ना कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जो जॉब आपने सेलेक्ट की है उसका आप डिस्क्रिप्शन निकालते हो, देन आप मेथड सेलेक्ट करते हो इवैल्यूएशन का, उन्हें क्लासीफाई करके उसको उस मेथड को इंप्लीमेंट कर देते हो और आपको रिव्यू मिल जाता है। मीन्स एक आंसर मिल जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जॉब कौन सी है, और आप उसे रिव्यू करते रहते हो, यानी कि अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो उसे सॉल्व करते रहते हो। ये हमारी क्या थी, प्रोसेस थी। अब इसके अंदर हमने बोला ना कि हमें मेथड सेलेक्ट करने होते हैं। कौन सा पॉइंट है, 6th, कि हमें एक मेथड सेलेक्ट करना होता है कि किस बेस पे हम उसकी रैंक को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे 2 तरीके के मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड भी बोल देते हैं। सो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड क्या होते हैं, जिसके अंदर हमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज ये सब नहीं लगाने होते। तो ये हमारे 2 तरीके के मेथड होते हैं, रैंकिंग मेथड एंड ग्रेडिंग मेथड। रैंकिंग मेथड क्या होता है, ये हमारा सबसे सिंपल मेथड है, मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, वो हमारा क्या है, रैंकिंग मेथड, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, जॉब आर अरेंज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन ऑर्डर टू देयर वैल्यूज ऑफ मेरिट। यानी कि वो सीधा सिर्फ रैंक कर देते हैं। जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर किया, जिसके अंदर उन्होंने जॉब टाइटल को देखा, उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, उसके बेस पे उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे हमारे पास 5 जॉब थी, 1 2 3 4 5, तो उन्होंने सीधा उन्हें रैंक दे दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट है 4, देन हमारी 2, देन 1, देन 3 और देन 5। ये उन्हें सिंपली रैंक दे दी कि ये है हमारी जॉब इवैल्यूएशन। तो सिंपल उन्हें रैंकिंग दे देना, जो भी हमने उसका डिस्क्रिप्शन रेडी किया है उसके बेस पे, वो हमारी होती है रैंकिंग मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड का मतलब क्या होता है, जॉब को क्लासीफाई करना, यानी कि जॉब को ग्रेड के बेस पे डिवाइड कर देना। कि हमने पहले ही देख लिया था कि हमारी 4 क्लासेस होंगी, 1 2 3 4, और इसके बेस पे जॉब को डिवाइड कर देना कि जो भी जॉब है वो इन्हीं 4 के अंदर आएंगी। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, वो उनकी जब इवैल्यूएशन होती है, सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव, यानी कि क्लास 1। क्लास 1 सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे ही इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। देन स्किल्ड लेबर, यानी कि जैसे जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जर्नल मैनेजर्स होते हैं, वो स्किल्ड लेबर में आते हैं। सेमी स्किल्ड लेबर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक मशीनरी पे काम करने के लिए, टेक्निकल, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो सेमी स्किल्ड, वो क्लास 3rd में आते हैं। और उससे भी नीचे जो क्लास होती है उसमें भी सेमी स्किल्ड होते हैं, बट वो हमारे क्या होते हैं, जो लेबर और जो वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो स्पेशलाइज्ड नहीं है बट वो काम करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो 4th क्लास में आते हैं। तो जब हम इन क्लास के बेस पे जॉब को डिवाइड कर देते हैं, और सबसे बड़ी वाली क्लास हमारी क्लास 1 होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट इवैल्यूएशन माना जाता है कि सबसे ऊपर सबसे वर्थफुल वो है, देन 2nd, देन 3rd एंड देन 4th, वो हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन मेथड। तो ये तो थे हमारे क्वालिटेटिव मेथड। अब है हमारे क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड का फर्स्ट मेथड है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ रैंकिंग कंप्लीट जॉब, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स डिफाइन करने होते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास जॉब है ABCDE, अब इनको सीधा रैंक करने की बजाय हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स देखते हैं। वो फैक्टर्स क्या है, जैसे स्किल, मेंटल एफर्ट, फिजिकल फैक्ट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन। कि स्किल्स कौन सी जॉब में, हम यहाँ लिखते हैं स्किल्स, वो किस जॉब में कितनी रिक्वायर्ड हैं वो लिखते हैं। देन मेंटल एफर्ट्स किस जॉब में कितने ज़्यादा लगते हैं, फिजिकल एफर्ट्स किस जॉब में कितने ज़्यादा लगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस जॉब में कितनी ज़्यादा लगती हैं, उन सब को लिखते हैं। और वो वेट असाइन करके जब उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो हमारा सबसे बड़ी जिसकी वैल्यू आती है, वो जॉब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने ABCD लिखा, उसके बाद हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल स्किल्स हमारी 40% इंपॉर्टेंट है, मेंटल एफर्ट 30% इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे 20 और ये हमारे 10, ऐसे हमने इंपॉर्टेंस बता दी कि ये हमारी क्या है, पूरी इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए। हर जॉब के लिए ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंस हम डिटरमाइन करेंगे और उनको उनके वेट से मल्टीप्लाई करके, यानी कि फैक्टर के वेट से मल्टीप्लाई करके जो टोटल रिजल्ट आता है, वो अगर जिस भी जॉब का रिजल्ट सबसे बड़ा होगा, जिसका भी जो टोटल आएगा, जैसे इसका अगर 200 आ गया, इसका 150 आ गया, इसका 250 आ गया, तो 250 वाली सबसे वैल्यूएबल, देन 200 एंड 150, ऐसे हम जॉब को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा मेथड है पॉइंटिंग रेटिंग मेथड या पॉइंट रेटिंग मेथड। ये काफ़ी मतलब बिल्कुल हमारा जो फैक्टर रेटिंग था वैसा ही मेथड होता है कि इसके अंदर आपको क्या करनी होती है कि एक तरफ आपने जॉब लिख दी कि आपकी जॉब है A, B एंड C, यहाँ पे आपने वो स्किल लिख दी थी
जैसे आपको मेंटल स्किल्स कितनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कितनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स कितनी चाहिए और मैन पावर का एफर्ट्स कितना चाहिए, ये लिखा। फिर आपने बताया कि हर जॉब में कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, उनको वेट असाइन कर दिया, ठीक है, और उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो तो आपका क्या था, फैक्टर मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जो आपने फैक्टर निकाले हैं उसको भी आप क्या करते हो, डिग्रीज में या लेवल में आप डिवाइड कर देते हो जो आपके फैक्टर थे। फॉर एग्जांपल अब आपकी जो स्किल थी कि आपको कौन सी स्किल आप लेके चलो, टेक्निकल स्किल, तो टेक्निकल स्किल भी वेरी हाई, मीडियम और लो, इसमें भी आपने डिवाइड कर दिया और इनको भी वेट असाइन करके जब आप पॉइंट असाइन करके आगे फर्दर स्टडी करते हो तो वो आपका होता है पॉइंट रेटिंग मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर इज डिवाइडेड इनटू लेवल ऑफ डिग्री, कि जो आपने फैक्टर असाइन किए थे उनको भी लेवल ऑफ डिग्री में डिवाइड कर देते हो और उसके बाद उनका जो कंप्यूटेशन निकालते हो, सम निकालते हो, जिस जॉब का सबसे बड़ा सम होता है वो आपके किसके अंदर आ जाती है, सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन में सबसे टॉप पर रखी जाती है। तो हमारे क्या क्या मेथड थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव में क्या थे, रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड। क्वांटिटेटिव में फैक्टर मेथड, यानी कि सिर्फ फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया और उसके बेस पे हमने जिस जॉब का सबसे बड़ा सम आया वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। इसमें क्या थे, फैक्टर को भी डिफरेंट डिग्री में डिवाइड कर दिया और फिर जिसका सबसे बड़ा सम आया उसे देख लिया। अब है हमारी कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मैनेजमेंट इज द डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल कंपेंसेशन पैकेज। यानी कि कंपेंसेशन क्या होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें कंसिडरेशन में कुछ तो चाहिए, बदले में सैलरी वेजेस कुछ तो मिलती हैं, वही उनकी क्या है, कंपेंसेशन। और कंपेंसेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इस तरीके से आपको अपना कंपेंसेशन पैकेज डिज़ाइन करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी हो जाए और उनकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव भी हो जाए। सो कंपेंसेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू योडर कंपेंसेशन इज पेइंग पीपल फॉर वर्क, यानी कि जो एफर्ट्स वो ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं, जो काम वो ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, जो टाइम एफर्ट्स कॉस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर रहे हैं, उसके बदले में जो भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो उनकी क्या है, कंपेंसेशन है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग कंपेंसेशन, कि हम उन्हें कितनी सैलरी कितने कंपेंसेशन देंगे, उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आता है और इंटरनल फैक्टर में क्या आता है आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनल फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दोगे, उन चीज़ों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, कि आपकी पॉलिसी क्या है, क्योंकि आप पॉलिसी के अंदर पहले से डिटरमाइन करते हो कि आप कैसे पैसे देने वाले हो, आप कितने हार उन्होंने वर्क किया है उस बेस पे पैसे दोगे या फिर कितने डेज उन्होंने वर्क किया है उस बेस पे पैसे दोगे। तो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयर कितना मनी अफोर्ड कर सकता है या फिर उसका बजट क्या है, उसके बेस पे उसने क्या देना होता है, कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी होती है। इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल, यानी कि जिसको हमने कंपेंसेशन देनी है, जिसको सैलरी देनी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अच्छी परफॉर्मेंस है तो सैलरी ज़्यादा होगी, कम परफॉर्मेंस होती है तो सैलरी कम होती है। सो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे भी डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो आप सैलरी ज़्यादा बेटर दे सकते हो, वरना आप कम देनी पड़ती है। एंड जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन, कि आपकी जॉब पे डिपेंड करता है, बिकॉज जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन के बाद हम क्या करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, जॉब इवैल्यूएशन, और जो सबसे टॉप होती है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा, देन उससे कम, उससे कम। सो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपेंसेशन डिसाइड करते हैं, या फिर इंटरनली ये फैक्टर हैं जो कंपेंसेशन को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर, अगर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें डिमांड ज़्यादा है, हर ऑर्गेनाइजेशन को लेबर चाहिए बट सप्लाई कम है कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उस टाइम पे सैलरी हाई होगी। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सबको जॉब चाहिए पर जॉब मिल नहीं रही है, तो उस टाइम पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन जॉब है नहीं, तो उस टाइम पे सैलरी हमारी क्या होगी, कम होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो सैलरी भी आपको हाई देनी पड़ेगी, बिकॉज इतनी सैलरी तो आप दोगे ही ना जिससे उनका बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। प्रीवेलिंग मार्केट रेट, कि मार्केट में सेम जॉब के लिए बाकी ऑर्गेनाइजेशन कितने पैसे दे रही हैं, उसको देख के ही आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डिसाइड करने होते हैं, सैलरी डिसाइड करनी होती है। बिकॉज अगर आप कम पे करोगे तो डेफिनेटली आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिससेटिस्फाइड होंगे और डीमोटिवेट होकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। लेबर यूनियन, जो लेबर यूनियन है वो क्या चाहती है, उनके कितने चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वर्कर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये अफेक्ट करते हैं। लेबर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं वो फिक्स करते हैं कि इससे कम सैलरी नहीं होनी चाहिए, इससे कम वेजेस नहीं होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, बूम है, रिसेशन है, अगर बूम है तो सैलरी हाई हो सकती है, रिसेशन है तो सैलरी कम होगी। कंपेंसेशन सर्वे, हम सर्वे करते हैं मार्केट के अंदर और उसके बेस पे जो सबसे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है वो हम कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो हम
कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली दो तरीके की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यानी कि जो मनी की फॉर्म में दी जाती है वो फाइनेंशियल, और जो मनी की फॉर्म में नहीं दी जाती वो नॉन मॉनेटरी। सो मनी की फॉर्म में क्या हो सकती है, वेजेस एंड सैलरी उनको जो मिलते हैं। देन इंसेंटिव हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, इंसेंटिव यानी कि वेजेस एक बेसिक सैलरी है कि 20,000 रुपये आपको मिल रही है, उसके अलावा जो आपको मिलता है और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं वो आपके इंसेंटिव में आ जाते हैं, जो इंडिविजुअल के लिए भी होते हैं और ग्रुप के लिए भी होते हैं। फ्रिंज बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर दिया अगर ऑर्गेनाइजेशन की, मेडिकल केयरिंग, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, आपको यूनिफॉर्म फ्री में प्रोवाइड कर रही है, कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी आपके किसके अंदर आता है, कंपेंसेशन के अंदर आता है। एंड परक्विसाइड्स यानी कि आपको एक कार प्रोवाइड कर दी कंपनी ने, आपको एक घर प्रोवाइड कर दिया कंपनी ने, क्लब मेंबरशिप प्रोवाइड कर दी, ये सब आपके क्या है, फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन। अब इसमें याद रखना कि जो आपके फाइनेंशियल कंपेंसेशन में वेजेस एंड सैलरी और इंसेंटिव है ना, ये डायरेक्ट होते हैं, यानी कि डायरेक्टली आपकी वर्क से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं। ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होती है तो ज़्यादा बेटर सैलरी और इंसेंटिव्स होते हैं, वरना कम होते हैं। बट फ्रिंज बेनिफिट ये ऑलमोस्ट सबके लिए सेम रखे जाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें तो दिए ही जाते हैं, बट नॉर्मली ये डायरेक्टली हमारी परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करती। देन नॉन मॉनेटरी में हमारे क्या क्या आते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए होती है जिन्हें बाकी चीज़ें सेटिस्फाई करती है, पैसे से अलग चीज़ें उन्हें ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं, जैसे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देना, उनका स्टेटस इंप्रूव कर देना, उन्हें एक और पावर प्रोवाइड कर देना और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना, उनकी डेवलपमेंट स्किल्स को इंप्रूव करना, जॉब एम्पावरमेंट देना, यानी कि उन्हें फ्रीडम दे देना, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, वो दूसरों को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जॉब एनरिचमेंट, अब वो इस लेवल पे काम करते थे, उनकी जॉब को एनरिच कर दिया, तो वो भी उनके लिए क्या होता है, एक तरीके से कंपेंसेशन है। एंड वर्किंग कंडीशन उनकी इंप्रूव कर दी, पहले उनका स्मॉल एरिया था, अब उन्हें एक अच्छा सा रूम दे दिया, उसमें एसी लगा हुआ है, अच्छा फर्नीचर है। जॉब शेयरिंग कर देना, यानी कि उन्हें अलाउ करना कि वो कुछ काम शेयर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, उनका रिकॉग्निशन करना, अवार्ड वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब हमारा क्या होता है, फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन है, कि मॉनेटरी फॉर्म भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन या कंपेंसेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप आप जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए उससे क्लियर होगा कि सबसे पहले हमने इंडक्शन देखा, देन ट्रेनिंग देखा, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपेंसेशन। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।